वोट चोर गद्दी छोड़। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राहुल गांधी इस हफ्ते चर्चा का विषय रहे हैं हाइड्रोजन बम को लेकर और अपनी सुरक्षा में लापरवाही को लेकर। क्या उस टाइप से पॉलिटिक्स लेके आ रहे हैं, हाइड्रोजन बम तो एटम बम, और लोगों के अंदर इस ढंग से वोट चोरी हो रहा है, यहां सारी संस्थाएं मिली हुई है, ये उसी प्रकार की पॉलिटिक्स है। राहुल गांधी जी उनके जितने सलाहकार हैं उनको नेपाल से सबक लेनी चाहिए। पॉलिटिकल हाइप के लिए आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये तब असरदार होते हैं मान लीजिए हाइड्रोजन बम जैसा कुछ हो जाए, तब तो उसका मतलब है, नहीं तो फिर लोग आपका ही मजाक उड़ाते हैं जैसे एटम बम को लेकर हुआ। आप अगर उस शब्द की उस पराकाष्ठा तक जा रहे हो और भाव वो नहीं है, अर्थ वो नहीं है, तो कमजोर आप हो रहे हो। जिस तरीके से सुरक्षा राहुल गांधी को दी गई है, तो राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि भाई उनके चाहने वाले लोग हैं, तो उनको किसी तरह से नुकसान पहुंचने वाले भी कुछ हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियों को चिट्ठी लिखने के साथ साथ कई बार अड़ना भी चाहिए। अगर राहुल गांधी बिना बताए जा रहे हैं तो आप उस पर सख्ती करिए कि नहीं, आप नहीं जा सकते देश छोड़ करके जब तक आप हमें पूरी जानकारी नहीं देंगे। कल अगर राहुल जी को जरा सा हो गया, सबसे पहले एजेंसियों पर जाएगा, कहाँ थे LIU, कहाँ था वो, तो जिनकी जिम्मेदारी है, जब तक कुछ नहीं होता तब तक आप बात करते हैं। आपको यदि पब्लिक के बीच में स्वीकार्यता बनानी है तो आपको मुद्दे टच करने पड़ेंगे, मर्म बनाना पड़ेगा, संप्रेषण ऐसा हो कि जो सीधे कनेक्ट करे। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। इस हफ्ते नेता प्रतिपक्ष के कुछ बयान और खुद नेता प्रतिपक्ष खूब चर्चा में रहे। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, कांग्रेस के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, जो कि इस हफ्ते अपने हाइड्रोजन बम वाले बयान को लेकर सुर्खियों में रहे और CRPF की चिट्ठी भी उन्हें सुर्खियों में रखती नजर आई। तो आप समझ गए होंगे कि चर्चा हम राहुल गांधी पर ही करेंगे। मेहमानों से परिचय कराते हैं, फिर चर्चा को विस्तार देते हैं। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, राकेश शुक्ल जी हमारे साथ हैं, समीर चौगांवकर जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं और जयदीप कर्णिक जी, अमर उजाला डिजिटल के संपादक, भी हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा है। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो कि सुर्खियों में अपने बयानों को लेकर थोड़ा ज्यादा रहते हैं और सत्ता पक्ष लगातार उनके बयान को उनका सेल्फ गोल बताती है। इसमें कितनी सच्चाई है, मैं चाहूंगी कि अवधेश जी ही इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। अवधेश सर, जगह जगह बता रहे हैं हाइड्रोजन बम से कांप जाएंगे, कैसे देख रहे हैं बयान? अगर मेरे पास हाइड्रोजन बम है तो दूसरा तो डर जाएगा, लेकिन पहले अपनी सिक्योरिटी तो बना के रखनी चाहिए ना। अगर मान लीजिए हम खुदे सिक्योरिटी नहीं तो हाइड्रोजन बम कोई उठा कर ले जाएगा हमारा। तो इसलिए ये जो समस्या पैदा हो गई है कि उनके हाइड्रोजन बम के बाद जो CRPF ने एक लेटर जारी कर दिया है कि भाई आप जो है लगातार छुट्टी पे चले जाते हैं, बताते नहीं बताते नहीं है। 2020 में तो उसमें डिटेल दिया है कि 113 बार उन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ा है केवल 2020 में। 6 विदेश यात्राओं की सूची दी है कि भाई पिछले 9 महीने में गए हैं और सूचना नहीं दी है। जिन लोगों को CRPF सिक्योरिटी लाइजन होती है ना, उनका ये और उनके साथ Z+ भी है, दोनों है, तो उनके साथ 56 CRPF के कमांडो रहते हैं। तो उनका होता है कि अगर बहुत माने अचानक कोई इमरजेंसी आ गई तो ठीक है, अन्यथा आप यात्रा के पहले 15 दिन सूचित करिए। तो वो पहले राहुल गांधी जी बम फोड़ेंगे, लेकिन अपना सिक्योर होगा तब ना। मान लीजिए सिक्योर ही नहीं है, दूसरा ही बम उठ छीन के ले जाएगा, तो फिर कैसे फोड़ेंगे वो? तो इसीलिए कह रहा हूं कि एक तो जो उनका बयान है वो उसी प्रकार का बयान है जैसे 2019 के चुनाव के बाद बीच में मुझे अच्छी तरह याद है कहीं बोला था कि मैं अभी जो बोलने वाला हूं तो वो तो एटम बम है, ऐसा विस्फोट होगा, और वो पता नहीं आज तक आया नहीं है। बाकी उन्होंने जो महाराष्ट्र और महादेवपुरा का दिया है उसका भी सच सामने आ गया। सुतली बम जैसा वो भी बम साबित ही नहीं हुआ। जिस एजेंसी ने CSDS ने कुछ महाराष्ट्र के आंकड़े दिए थे वो माफी मांगते फिर रहे हैं कि हमको माफ कर दिया जाए, गलती हो गई, क्योंकि हाईकोर्ट ने उस पर फैसला दे दिया। वहाँ सारे जांच के बाद महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर कोई धांधली नहीं हुई है। लेकिन अब इस समय की जो दुनिया है ना, वो दुनिया में इस प्रकार की पॉलिटिक्स हो रही है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से, बाकी माध्यम से इसी तरह सरकारों के विरुद्ध असंतोष पैदा करो और लोगों को उभारो और उसको लगातार उभारते रहो, और कोई न कोई उठेगा, कोई पत्थर चला दे सकता है, कोई कहीं आग लगा दे सकता है, कोई कहीं कुछ कर सकता है।
तो ये जो नेपाल में हमारे यहाँ हुआ है, जो अमेरिका में भी हुआ है, जो कई जगह दिखाई दे रहा है, ये राहुल गांधी जी, मुझे ये डर लग रहा है, मतलब एक लंबी मैच्योर पार्टी रही है, क्या उस टाइप से पॉलिटिक्स लेके आ रहे हैं, हाइड्रोजन बम तो एटम बम, और लोगों के अंदर इस ढंग से वोट चोरी हो रहा है, यहां सारी संस्थाएं मिली हुई हैं, ये उसी प्रकार की पॉलिटिक्स है। राहुल गांधी जी और उनके जितने सलाहकार हैं उनको नेपाल से सबक लेनी चाहिए। ठीक है कि वो जब नहीं, नेपाल में जो कुछ हुआ है केवल सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ नहीं है, टोटल पॉलिटिकल पार्टियों के साथ वैसे सबको भागना पड़ा और छिपना पड़ रहा है। तो ये बहुत भयानक पॉलिटिक्स है। जो एसआईआर का मुद्दा था उसमें स्पष्ट है, पॉलिटिक्स करनी है, बैलेंस पॉलिटिक्स करिए, आलोचना करिए, आप तथ्य दीजिए, दूसरे को देने दीजिए, सरकार पर मुद्दों को लेकर अटैक करिए, लेकिन जिस ढंग से वो उभारने की कोशिश कर रहे हो बहुत डरावना है। विपक्ष के नेता से ये उम्मीद नहीं की जा सकती है। समीर सर, जिस तरीके से इस वक्त जो राहुल गांधी को लेकर चर्चा है, कांग्रेस के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि आप निजता पर उनकी हमला कर रहे हैं, आप अगर वो कहीं जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है। एक नियम है, आपको इतनी सिक्योरिटी दी गई है, आपके साथ सीआरपीएफ लगी हुई है, तो एक नियम के तहत आपको बात करनी चाहिए। क्या ये ऐसा नहीं लग रहा है ये चिट्ठी वाला मुद्दा जबरदस्ती का राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी सिर्फ एक सांसद नहीं है, विपक्ष के सिर्फ एक नेता भी नहीं है। राहुल गांधी गांधी परिवार से बिलोंग करते हैं और राहुल गांधी ने तो देखा है कि किस तरीके से उनके परिवार में इंदिरा गांधी की हत्या होती है, किस तरीके से उनके पिता राजीव गांधी की जब हत्या हो गई थी साउथ में, और उसमें तो ये आरोप लगाया गया था कि भाई इनकी सुरक्षा को कम कर दिया गया था, इसी कारण ये हत्या भी वीपी सिंह सरकार ने सुरक्षा कम कर दी गई थी, ये आरोप लगाया गया था। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी की सुरक्षा भाई बहुत एक चिंता का विषय है, सरकार के लिए भी चिंता होगा कि राहुल गांधी गांधी परिवार से आते हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार चिंतित है। ठीक है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब एसपीजी की व्यवस्था हटा दी गई, वो सीपीएम के साथ रहेगी, लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा राहुल गांधी को दी गई है, तो राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि भाई उनके चाहने वाले लोग हैं तो उनको किसी तरीके से नुकसान पहुंचने वाले भी कुछ हो सकता है। जिस तरीके से अभी उनका आया था कि वो मलेशिया गए थे और जिस तरीके से स्कूटर पर घूम रहे थे, कोई सुरक्षा नहीं थी, तो निश्चित रूप से अगर आप बाहर जाते हो तो आपको बता कर जाना चाहिए, क्योंकि देश के गृह मंत्री इस बात का बयान सदन में दे चुके थे कि भाई 113 बार उन्होंने सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किया है और हम चाहते हैं कि राहुल गांधी सुरक्षित रहे। तो देश की सरकार भी चाहती है कि राहुल गांधी की सुरक्षा जो मुहैया कराई गई, राहुल गांधी इस प्रोटोकॉल का पालन करें। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इस मामले में बहुत लापरवाह नहीं रहना चाहिए। जब भी वो कहीं जाए तो बताकर जाए अपने नियमों को। ठीक है, उनकी निजी यात्रा होती है, कई नेता लोग जाते हैं विदेश में जिनको सुरक्षा मिली है, वो उनकी भी निजी यात्रा होती है, तो एक डिस्टेंस रखा जाता है, लेकिन आप बिल्कुल बताकर चले जाओ, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन ना दो, तो ये भी ठीक नहीं है। आप एक पब्लिक फिगर हो, आप वेल नोन पर्सन हो, आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में सब जानते हैं, आपको दुनिया में सब लोग जानते हैं, तो जहां भी आप जाओगे लोग आपको पहचानेंगे। तो अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी को मुझे लगता है इतना लापरवाह होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी इसे गंभीरता से ले, चूंकि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा गया है, तो खड़गे साहब भी राहुल गांधी को यह बात बोले, और हम सब चाहते हैं कि राहुल गांधी सुरक्षित रहे, अपनी सुरक्षा को लेकर वो लापरवाह न बने, राजनीति करना है करते रहे, लेकिन सुरक्षित रहे। इस तरीके के मुद्दे राजनीति का विषय न बने, ये देखने वाली बात है। सर, हाइड्रोजन बम वाला मुद्दा या फिर एसआईआर के समय जो उन्होंने बहुत सारी बातें कही, क्या इस तरीके के जो बयान हैं वो थोड़े से कई बार इस तरफ की तुलना में हल्के नहीं पड़ जाते हैं या धूमिल हो जाते हैं? राहुल से एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये तो हम लोग तय करते हैं कि भाई एक्सपेक्टेशन है कि नहीं, लेकिन क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने एक्सपेरिमेंट करती हैं। उनको लग रहा था कि एसआईआर का मुद्दा बड़ा बन जाएगा, जो नहीं बना। और हाइड्रोजन बम एक हाइप है, और ये हाइप तब ज़्यादा डराता यदि आपका एटम बम ठीक से चल जाता क्योंकि एटम बम जो आपने पिछले दिनों काफ़ी दिनों उन्होंने एटम बम की चर्चा की थी, और एटम बम की आवाज़ भी नहीं हुई और धुआं भी नहीं हुआ। तो अब वो हाइड्रोजन बम में क्या करेंगे मुझे नहीं पता। हो सकता वाकई हाइड्रोजन बम उनके पास हो, मुझे नहीं जानकारी। ये बताया गया कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को वो बम फोड़ने वाले हैं, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा चर्चा है। बाकी पता नहीं है कि क्या होगा। तो हाइड्रोजन बम, लेकिन वो एक हाइप के लिए, एक पॉलिटिकल हाइप के लिए आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये तब असरदार होते हैं मान लीजिए हाइड्रोजन बम जैसा कुछ हो जाए, तब तो उसका मतलब है, नहीं तो फिर लोग आपका ही मजाक उड़ाते हैं। जैसे एटम बम को लेकर हुआ, एसआईआर को लेकर भी बहुत सारी चर्चा हुई, लेकिन एसआईआर से मुझे लगा कि उनका जो पर्पस था वो मतलब काफ़ी हद तक पूरा हुआ है। वो था कि बिहार में कांग्रेस को जगाना, कांग्रेस का वर्कर जो है रैली के लिए कार्यकर्ता जो है वो खड़ा हो गया। उससे कोई चुनाव में नहीं जाना था, चुनाव का मुद्दा भी नहीं बन सकता था, तो वो उस तरह से है। लेकिन राहुल जी को थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस तरीके से करना चाहिए। जैसे सुरक्षा की बात हुई सीआरपीएफ को लेकर, हालांकि मुझे नहीं समझ में आई कि उसको सार्वजनिक करने की क्या ज़रूरत थी चिट्ठी को।
इतनी सिक्योरिटी हम लोग खड़गे जी को रखते भेजी गई थी चिट्ठी, तो इससे वो सार्वजनिक नहीं नहीं, भेजना अलग बात है, उसको सार्वजनिक करना अलग बात है। लेकिन राहुल जी को सुरक्षा को लेकर ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से करना चाहिए, और मैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो बिहेवियर है उस पर भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक लाइन जिसकी चर्चा नहीं हुई कि अभी उपराष्ट्रपति जी का शपथ ग्रहण समारोह था, मैं उम्मीद करता हूँ कि विपक्ष के नेता को वहाँ पर मौजूद रहना चाहिए था। एक गलती उन्होंने पहले की थी, 15 अगस्त पर भी वो नहीं थे लाल किले में। यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ उसमें जगदीप धनखड़ साहब, बड़ी चर्चा हुई कि जो नहीं दिखने चाहिए वो दिखे, जो होने चाहिए वो नहीं थे। तो धनखड़ साहब वहाँ पर आ गए तमाम एम्बेरसमेंट के बाद भी, जो उनको लग रहा होगा कि एम्बेरसमेंट रहा होगा। और राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं तो जाहिर तौर पर उनको होना चाहिए। तो इन दोनों भूमिकाओं पर उनको थोड़ा सा रीथिंक करना चाहिए। बाकी तो वो खुद ही बड़े सीरियस विद्वान होने नेता की हैं। जरूरत है। विनोद सर, इस तरीके के बयान आते रहना, फिर मीडिया से उलझ जाना कि आप हमारी खबरें नहीं दिखाते, हाँ आप ये नहीं करते। नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता राहुल गांधी की ओर देख रहे हैं। क्या कहीं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग दिक्कत हो रही है? आप लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणियां करते हैं और वो आपको बैकफायर की तरह होती है, कभी उसका कोई फायदा भी बहुत नहीं मिला। कहीं कुछ प्लानिंग स्ट्रैटेजी में मिसिंग दिख रहा है? मुझे लगता है ये स्ट्रेटजी है। सबसे ज़्यादा मीडिया स्पेस मिलता है ना उनको, वरना कौन चर्चा कर रहा होता राहुल गांधी की। हमने दोनों अपने कार्यक्रम के 2 हिस्सों में राहुल गांधी भी चर्चा की, बिहार को लेके भी, और अब फिर चर्चा कर रहे हैं। टेलीविज़न में भी स्पेस मिलता है। उन्होंने पहला जो तथाकथित एटम बम छोड़ा था महादेवपुरा वाला, हालांकि उसका क्रेडिबल आंसर तो चुनाव में नहीं दिया है, कुछ उदाहरण छोड़ करके। जो 1 लाख पूरा 1,250 वोटों का उन्होंने जिक्र किया था, उसने एफिडेविट की का एक दे करके एफिडेविट दीजिए, एफिडेविट का बात को ख़त्म कर दिया जो देना चाहिए। SIR का जहाँ तक मुद्दा है, SIR तो इस देश में ज़रूरी है ही, इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर भाई अनुराग ठाकुर ने भी दिखाया सेम चीज़, इसलिए SIR भी ज़रूरी है। SIR की प्रक्रिया को लेकर सवाल थे जो सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस कर दिए और वो बात मामला खत्म हो गया। आधार कार्ड को मान्यता मिल गई, 65 लाख नाम सामने आ गए। अब राहुल गांधी या तेजस्वी यादव ये क्रेडिट ले सकते हैं कि हमारे दबाव के कारण जो है चुनाव आयोग को मजबूर होना पड़ा, जो होता है राजनीतिक पार्टियां लेती हैं। सुरक्षा वाली जहाँ तक बात है, देखिए सुरक्षा के मामले में उनको गंभीर होना चाहिए। उनके घर में, उनकी पार्टी में 2 बड़े मतलब हादसे हो चुके हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या तो उनके सुरक्षाकर्मियों ने ही कर दी थी, और राजीव गांधी जब इसलिए मारे गए कि एसपीजी का कवर उनको हटा लिया गया था, वरना शायद धनु उनके पास तक नहीं जा पाती। तो ये राहुल गांधी को समझना चाहिए, और खुद ऐसे वातावरण में पले बड़े हैं, बहुत ज़्यादा कवच, रक्षा कवच उनके पास था। उनका नाम तक बदला गया था पढ़ने में, बहुत जो उनकी नागरिकता को लेकर सवाल उठ रहा वो सुरक्षा कारणों से ही वो मसला था। इसलिए उनकी पहचान छिपाने के लिए वो सारे काम किए गए थे जो अब आज उसको लोग मुद्दा बना रहे हैं। तो इसलिए सिक्योरिटी को लेकर उनको गंभीर होना चाहिए। सीआरपीएफ ने जो चिट्ठी लिखी है उसका एक मतलब है। कल विक्रम सिंह जी जो पूर्व IPS अधिकारी हैं, उन्होंने बड़े अच्छा एक किस्सा बताया कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और नैनीताल गए, और राजीव गांधी के स्पष्ट निर्देश थे कि सुरक्षाकर्मी उनके इर्द गिर्द नहीं होंगे, कुछ अपना जो है निजी अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं। लेकिन जब पहुँचे तो वहाँ सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, तो नाराज हुए। उन्होंने कहा कि भाई कौन है इसका इंचार्ज? तो विक्रम सिंह जी SP नैनीताल थे, तो गए जी सर मैं हूँ। बोले मैंने तो निर्देश दिया था। बोले सर आपका निर्देश सर माथे पर है, लेकिन जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए हम ये करेंगे। आप हमें सस्पेंड करवा दीजिए, टर्मिनेट कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन ये हमारा काम है। ब्लू बुक है उसकी, येलो बुक के जो निर्देश है उसका हम पालन करेंगे। तो सुरक्षा एजेंसियों को चिट्ठी लिखने के साथ साथ कई बार अड़ना भी चाहिए। अगर राहुल गांधी बिना बताए जा रहे हैं तो आप उस पर सख्ती करिए कि नहीं, आप नहीं जा सकते देश छोड़ करके जब तक आप हमें पूरी जानकारी नहीं देंगे। चिट्ठी लिखने के साथ साथ उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो उसको जो है सुरक्षा के मामले में कोई लापरवाही न बरतें, क्योंकि आखिरकार अगर कोई हादसा, ईश्वर न करे कभी कुछ ऐसा हो किसी के साथ होता है, तो जिम्मेदारी तो सुरक्षाकर्मी एजेंसियों की है। और निश्चित रूप से जो अभी विजय जी ने कहा कि राहुल गांधी को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे उनको उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में होना चाहिए था। वो गुजरात गए, गुजरात का कार्यक्रम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा डिले भी हो सकता था, और उनको वहाँ आधे घंटे का कार्यक्रम था, होना चाहिए था, क्या दिक्कत थी? 15 अगस्त में भी वो तर्क दे रहे थे कि साहब वो पीछे की सीट दे दी। हम कह रहे हैं पीछे की सीट न दे, खड़े रहिए आप, लेकिन रहिए, ओनस जाएगा सरकार पर। अगर आपके साथ प्रोटोकॉल के हिसाब से व्यवहार नहीं होता है तो लोग सरकार को के बाद की आलोचना करेंगे, लेकिन आप अगर नहीं जाएंगे तो आप पर निशाना साधा जाएगा। तो ये कम से कम उनके सलाहकारों को ये समझना चाहिए कि एक नेता विपक्ष के रूप में उनके क्या कर्तव्य हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं। बाकी राजनीतिक रूप से आप हाइड्रोजन बम फोड़ें, एटम बम फोड़ें, कुछ भी फोड़ें, ये आपका अधिकार है। राजनीतिक एटम बम की बात हो रही है, फिर आप जो भी मुद्दा लाएंगे। अब देखिए 17 सितंबर को, जैसा कि विजय जी कह रहे हैं, चर्चा है क्या होता है, हाइड्रोजन बम कौन सा बम होता है। ठीक है।
जैसा कि विनोद सर भी कह रहे हैं, राकेश सर, कि थोड़ी सी जो है उनको सोच समझ कर बयान भी देना चाहिए और अपनी जो एक्शन है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। दो जो है बड़े कार्यक्रम उन दोनों ने गिनाए। मैंने विनोद जी से भी वो बात पूछी थी लेकिन वो उस ओर नहीं गए। क्या थिंक टैंक जो हैं राहुल गांधी के, वो ये गवाही देते हैं कि आप इस तरीके के बयान दें कि अरे हम तो हाइड्रोजन बम लेकर आ रहे हैं, अरे हम तो एटम बम लेकर आ रहे हैं? एक नेता विपक्ष हैं आप, इतनी बड़ी पार्टी जिसको कि हम विपक्ष के तौर पर देखते हैं, उसके सबसे बड़े नेता हैं। कहीं मिस नहीं होता कि ये थोड़ा सा हल्के बयान हो जाते हैं इस तरीके के? शायद सीरियसली इसलिए नहीं कोई लेता। टैंक की आप बात कर रहे हैं तो इस समय पर जो जेन जेड है ना, जिसकी हम खूब चर्चा कर रहे हैं श्रीलंका के टाइम पे, बांग्लादेश के टाइम पे और अब नेपाल के टाइम, तो जो युवा पीढ़ी है, यानी कि आपके 29 साल से लेके और 16 साल से लेके 29 साल के बीच के, वो सबसे ज़्यादा दुनिया मेरी मुट्ठी में यानी मोबाइल को लेके चलती है। तो इनके थिंक टैंक को लग रहा है कि राहुल गांधी जी की स्वीकारता यदि करानी है तो इस युवा वर्ग के बीच में करानी होगी, इसलिए हमें उन मुद्दों को उठाना है जो सोशल मीडिया और मीडिया में फ्लैश हो सके। तो सारा जो रणनीति है उनको ये भी लगता है, शायद थिंक टैंक को, मैं, कि यदि इसके माध्यम से हम चलेंगे तो राहुल गांधी के पक्ष में देश के अंदर एक हम माहौल तैयार करेंगे। लेकिन वो शायद भूल जाते हैं कि कभी जेन एक्स भी था और आज वो 50 साल से ऊपर का निकल गया है, तो जेन जेड भी निकल जाएगा और फिर उसके बाद अल्फा बीटा ये सारी चीज़ें आएंगी। तो आपको यदि लंबे समय तक स्वीकारता बनानी है और उनकी छवि को निखारना है तो आपको ज़मीन पे उतारना पड़ेगा, और ज़मीन पे उतार के ज़मीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा। जब तक पार्टी मजबूत नहीं होगी कभी भी कोई नेता मजबूत नहीं हो सकता। इंदिरा जी की मजबूती का कारण सिर्फ इंदिरा जी नहीं थी, इंदिरा जी ने एक फोर्स तैयार किया था पार्टी के अंदर, और उसी फोर्स के कारण कांग्रेस स्थापित हुई और कांग्रेस आई स्थापित हुई। कांग्रेस जो आज की डेट में है वो तो 69 में खत्म हो चुकी थी, जो आज़ादी वाली कांग्रेस थी। आज भले कांग्रेसी कह रहे हो कि हम आज़ादी वाली कांग्रेस लेके चल रहे हैं, उस समय पर इंदिरा जी ने पोटली बना के साइड में रख दिया था और इंदिरा कांग्रेस आ गई थी। आज वही इंदिरा कांग्रेस है। तो आपको यदि पब्लिक के बीच में स्वीकारता बनानी है तो आपको मुद्दे टच करने पड़ेंगे, मर्म बनाना पड़ेगा, संप्रेषण ऐसा हो कि जो सीधे कनेक्ट करे। जैसे नरेंद्र मोदी हमेशा कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ, और लोगों के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं कि वो हर वर्ग से मिलते हैं और हर वर्ग को उसके हिसाब से कनेक्ट करते हैं। युवाओं के साथ अलग कनेक्ट करते हैं, व्यापारियों के साथ अलग करते हैं, जब गांव देहात के लोगों के साथ रहते हैं तो अलग कनेक्ट करते हैं। आपके अंदर वो क्षमता विकसित होनी चाहिए और ये थिंक टैंक का काम है कि वो क्षमता विकसित करे और वो सारी चीज़ें डेवलप करे राहुल गांधी के लिए। बिल्कुल ठीक है। रामकृपाल सर, आप अक्सर ये बात कहते रहते हैं कि देश में अगर दूसरा कोई विकल्प है, जो मजबूत विकल्प आपको दिखता है, तो वो कांग्रेस ही दिखती है। अब जब ये बात है, इस बात में सच्चाई है, तो उसके बावजूद राहुल गांधी जब इस तरीके के बयान देते हैं या फिर सुरक्षा घेरे को तोड़कर या कहीं घूमने जाते हैं, तो उनके नेता, जैसे विनोद जी ने भी अभी कहा कि नहीं सीआरपीएफ को उनसे ज़बरदस्ती करनी चाहिए। भाई उनके कांग्रेस के नेता तमाम ये कह रहे हैं कि वो तो निजता का हनन है, क्यों बताएं आपको। तो इस तरीके की चीज़ें जो हो रही है, वो ऐसा नहीं लगता कि राहुल की छवि बहुत लॉन्ग टर्म वाली नहीं बन रही है? जैसे इंदिरा कांग्रेस रही, जैसे राजीव कांग्रेस रही, वैसे क्या राहुल कांग्रेस जैसी स्थिति ये बना पाएंगे इस तरीके के एटीट्यूड से? देखिए, जब मैं ये कहता हूँ कि बीजेपी का विकल्प, पूरी दुनिया में जहाँ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हमेशा एक पार्टी जो रूलिंग होती है और एक पार्टी उसके पैरेलल होती है, इतनी मजबूत खड़ी रहे कि जो कि माना जाता है कि विकल्प यही है। आज भारत में कहने के लिए किसको राष्ट्रीय दर्जा मिला हुआ वो छोड़ दीजिए, लेकिन आप भी जानती हैं कि इस देश में 60 साल जो राज करने वाली पार्टी रही है वो कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस पार्टी आज कितने भी वो हो जाए, अब संख्या में भी देखिए तो लोग पार्लियामेंट में भी, अगर राहुल आज विपक्ष के नेता इसलिए कि नहीं 90 सीट्स हैं, बुरी हालत में भी आज की तरफ तारीख में 90+ है। तो मेरा ये कहना है कि मैं जब पार्टी की बात करता हूं तो किसी व्यक्ति की बात मैं नहीं करता। ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि वो राहुल रहें, प्रियंका रहें, सोनिया रहें, खड़गे जी रहें या कोई और कल को आए, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता। कांग्रेस पार्टी का हुम ने
इसका गठन स्थापना किया था की थी। 1838 में। तब से पार्टी चल रही है, पार्टी चलेगी, हम रहें ना रहें, कल को कोई और आएगा नहीं आएगा। रही बात, चूंकि आज की तारीख में उसका जो मुखिया, जिसको जनता मानती है पार्टी के रूप में, और जो आगे इस देश का विकल्प बनना चाहता है, वो राहुल गांधी है। मैंने हमेशा आपके इस पे हमेशा एक बात कही है कि जो मुखिया है, देखिए गांव में भी जाइए ना, लोग मुखिया घर में उसको बनाते हैं जो बहुत एग्रेसिव नहीं होता। लोग कहते हैं मुखिया हैं, मुखिया का मतलब आप सुनिए और सहिए और लेके चलिए। कोई किसी के गुस्से का, एंग्री यंग मैन का कितना भी फॉलोअर हो, लेकिन कल को मुखिया बनाने की बात आएगी तो ढूंढा जाता है कि कौन आदमी जो सबको संयमी, लेके चल शांत। सकता है। यही बात देश की राजनीति में लागू होती है, मैंने हमेशा कहा। और जो लोकतंत्र में कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन आप एक पॉजिटिव नैरेटिव के साथ ही जिसको विकल्प बनना है, उसको एक बात का ख्याल रखना चाहिए, उसे निगेटिव नैरेटिव से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी जनता के मन में पसंद नहीं आता है कि कोई नकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहा उनके है। बीच में है, ठीक है। आप आलोचना कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आलोचना भी कर रहे हैं फॉर व्हाट? इस देश के, राष्ट्र के हित के लिए, विकास के लिए। तो ये एजेंडा आपका पहले होना चाहिए कि नहीं ये है। और जैसे देखिए, हम तो एक बात कह रहे हैं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कल्पना कर लीजिए कल को राहुल गांधी जी को एक खरोंच आ खरोच भी आ जाती, जाए, बिल्कुल ठीक। तो क्या होता? यहाँ के लोग क्या कहते कि सरकार क्या कर रही थी? जो अभी कह रहे थे कि ये चिट्ठी लिखी थी, इसको बाहर नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? कल अगर राहुल जी को जरा सा हो गया, सबसे पहले एजेंसियों पर जाएगा, कहाँ थी LIU, कहाँ था वो। तो जिनकी जिम्मेदारी है, जब तक कुछ नहीं होता तब तक आप बात करते हैं। कल्पना कर लीजिए, बिल्कुल इसको सार्वजनिक करना चाहिए। और जो लोग इस तरह से कानून तोड़ते हैं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। किसी भी व्यक्ति के लिए IPC में कहीं नहीं लिखा है कि ये राहुल जी को छूट भूतपूर्व है। प्रधानमंत्री के लिए ठीक फलाना है। धाराएं हैं। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले जो एक और मैं हमेशा कहता हूँ, वन हु सीक्स रेमेडी मस्ट कम विथ क्लीन हैंड्स। जो मुखिया बनना चाहता है उसे तो और भी पाक साफ दिखना चाहिए, आप वो करेंगे। दूसरी बात, ये जो बात होती है, आपके घर में बेटा है, आप दूसरों से ही कहेंगे कि लगता है कि फर्स्ट क्लास पास कर जाएगा, मे बी, या मतलब अच्छा पढ़ तो खूब अच्छा रहा, पढ़, भगवान हाँ। जाने। लेकिन अगर आप पहले से ही मोहल्ले में कहें इसका तो 100 में 100 आएगा, और अगर 98 आ गया तो आपकी जग हंसाई होगी। एक दूसरा लड़का है जो 38% जिससे आप उम्मीद रखते हैं, अगर वो 60 पा गया तो आप बड़े प्रसन्न होंगे, 98 पाने वाले से आप दुखी होंगे। तो ये जो राजनीति में भूकंप आएगा, याद है आपको, पहले कहा तो उन्होंने मैं भूकंप ला दूंगा। भूकंप एटम बम आया, फिर भूकंप अब तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और इससे भी बड़ी चीज होती है। मतलब एक भूकंप में जो होता है उसमें न जाने कितने हाइड्रोजन बम की ताकत होती है। न भूकंप आया, न एटम बम फटा, अभी तक तो पुतिन की हिम्मत नहीं पड़ रही है, ना ट्रंप की हिम्मत पड़ रही है कि कोई भी बम फोड़ दे। तो मेरा ये कहना है कि अब ठीक है, मैं फिर कहता हूँ कि विकल्प कांग्रेस है, लेकिन आज कांग्रेस की स्थिति वो यह है, मैं कई बार कहता हूँ कि कभी ये विशेष थी, शेष हुई है, अब अवशेष है, लेकिन अवशेष से भी उठा जा सकता है, बशर्ते कि आप सही दिशा में चलें। इस हफ्ते राहुल गांधी ही सिर्फ चर्चा में रहे। हाइड्रोजन बम, इसके पहले एटम बम, फिर चौकीदार चोर, फिर तरह तरह के बहुत सारे उनके पिछले अगर 5-6 सालों में, 7 सालों में देखिए तो बहुत सारे बयान हैं। जैसे कि अभी चर्चा भी हो रही थी कि वो सिंसियरिटी, वो गंभीरता शायद मिसिंग है। उनके थिंक टैंक भी उस हिसाब से नहीं सोचते। 16 से 28 वाले जो सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग हैं, क्या राहुल गांधी सिर्फ उनकी केंद्रित वाली ही राजनीति कर रहे हैं, इसलिए इस तरीके के बयान कहे जाते हैं क्योंकि सोशल पे चलेगा? 16 से 28 वालों को भी वो आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। दिक्कत तो वहीं है। राहुल गांधी के पास प्रतीक्षा अपनी राजनीति को स्थापित करने का सबसे सुनहरा अवसर कोई था तो वो यही था। वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं। भारत जैसे मजबूत, मुखर और सर्वसमावेशी लोकतंत्र का नेता प्रतिपक्ष होना अपने आप में बड़ी बात है। वो पद जो है उसकी गरिमा है, उसका महत्व है, और बड़े बड़े राजनेता उसको, और आप बड़े राजनेताओं पे क्यों जाते हैं? आपको जो पद मिल गया
उसके महत्व को स्थापित करना। जब तक खैरनार मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर नहीं बने, किसको मालूम था कि एक नगर पालिका कमिश्नर इतना मजबूत होता है कि चाहे जिस इमारत को जाकर गिरा सकता है। जब तक टीएन शेषन जो है चुनाव आयोग के अध्यक्ष नहीं बने, तब तक किसको मालूम था कि चुनाव आयोग के दांत भी होते हैं, काट भी सकता है। तो ये पद आप जब प्राप्त करें, उसकी शक्ति को स्थापित करना आपके हाथ में है, और अभी तक तो वो उस शक्ति को स्थापित करने में नाकाम रहे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यदि स्वयं की समझ नहीं भी होती है तो राजनेता इतना समझदार होता है कि अच्छे सलाहकार रखता है, उन सलाहकारों के माध्यम से अपनी समझ को बढ़ाता है और उससे आगे बढ़ता है। ये पता नहीं कौन सलाहकार हैं जो उनको इस तरह के एटम बम, हाइड्रोजन बम जैसे शब्दों का उपयोग करने की सलाह देते हैं, जिससे उनकी खुद की गरिमा फायदा भी कमजोर नहीं हो रहा है। हाँ। क्योंकि आप अगर उस शब्द की उस पराकाष्ठा तक जा रहे हो और भाव वो नहीं है, अर्थ वो नहीं है, तो कमजोर आप हो रहे हो। गलत शब्द का शब्द गलत तो है नहीं, आपने उपयोग गलत किया, गलत संदर्भ में किया, गलत मायने में किया। इससे ये समझ में आ गया कि आपको पता ही नहीं है कि कहाँ किस शब्द का उपयोग करना है, किस चीज़ का वजन कितना है। इसी से एक नेता की, एक व्यक्ति की, किसी व्यक्तित्व की तुलना होती है ना। इतने सारे हमारे साथ ये विद्वान पत्रकार लोग आते हैं, वर्षों का इनका अनुभव है। ये यहाँ पर बोलते वक्त अगर किसी कमजोर शब्द का इस्तेमाल करें या कुछ बोले, आप देखिए यूट्यूब पर टिप्पणियाँ आती है ना तुरंत। आज का युग तो और भी पारदर्शी है। हर व्यक्ति अपने आप को ये मान के चले कि उसका लगातार 360 डिग्री का एनालिसिस हो रहा है। अब उसमें वो अगर उस अदालत में खुद को प्रस्तुत ही नहीं करना चाहे और अपनी दुनिया में गुम रहे, पता नहीं उनके ये कौन सलाहकार हैं जो उनसे कहते हैं कि अगर ट्रंप ने कह दिया कि भारत की इकोनॉमी डेड है तो आप भी कह दो कि डेड है। हाँ, इसी तरीके के बयान हो गए। संदर्भ नहीं समझते ना वो। आप भारत सरकार की अर्थनीति की आलोचना कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि इस एनडीए की सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था का धत्ता बिठा दिया, बट्टा बिठा दिया। ये तब कहेंगे जब आप एक विपक्ष के नेता के रूप में सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। लेकिन दुनिया का कोई नेता अगर भारत पर हमला करेगा तो उसको कहा भाई हमारे झगड़े, इतनी सी सलाह उनको क्यों नहीं मिल पाती है और उससे उनका वजन कितना बढ़ता। उसी संसद के बाहर आप एक दृश्य की कल्पना कीजिए, राहुल गांधी आके कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई इस भवन के भीतर है, और इस भवन के बाहर आकर मैं कहना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप भारत से दूर रहे, और भारत, इस टिप्पणी का कितना वजन होता, एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनकी कैसी छवि बनती। ये उनके सलाहकारों को भी, हमें तो दर्द इस बात का है कि भारत का विपक्ष इतना कमजोर क्यों है। विपक्ष कमजोर होगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा। ये विदेश घूमने वाली बात आप मजाक समझ रहे हैं। अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने कि भाई वो पहुंच गए विक्रम सिंह के, भाई हमारी ड्यूटी है ना, कल को यहां कुछ होगा तो सवाल तो हमसे पूछा जाएगा। आप अपने स्तर पे तय कर सकते हैं कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी के छोड़कर ऐसे जाना, घूमना, और कोई हादसा होगा तो भारत सरकार, पूरे भारत की प्रतिष्ठा पर सवाल उठेगा। मुझे लगता है कि आप तो लड़कों की बात कर रहे थे, हम उनकी उम्र की नासमझी और लड़कपन और बचपना छोड़ देना चाहिए। वो एक बहुत बड़े पद पर बैठे हैं और एक बहुत बड़ी पार्टी, रामकृपाल जी के मुताबिक वो विशेष थी, शेष रही और अब उसके अवशेष बाकी हैं, और अवशेष से भी उसको उठाया जा सकता है। यहाँ तो ऐसी पार्टियां जो थी ही नहीं और खड़ी हो गई, तो वो तो थी, विरासत है, इतिहास है, आपने देश पर सबसे ज्यादा समय तक, लंबे समय तक राज किया है। अगर उसकी विरासत को आप नहीं संभाल सकते, नेता प्रतिपक्ष के पद को आप नहीं संभाल सकते, तो गलती आपके अंदर है, कमियां आपके अंदर है। लोगों को, मीडिया को दोष मत दीजिए। हम तो यहाँ बैठकर सुझाव और सलाह तक दे रहे हैं कि भाई ऐसा व्यवहार मत करो, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो खुद ही करना पड़ेगा। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, गरिमा वाला पद है, पैरेलल टू पीएम है, उसके बावजूद भी इस तरीके का बयान जब दे जाते हैं तो निश्चित तौर पर वरिष्ठ पत्रकारों की भी टिप्पणी ऐसी ही आती है कि आपको सोचने की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी के उन थिंक टैंक्स को सोचने की ज़रूरत है, उन लोगों को सोचने की ज़रूरत है जो राहुल के लिए उनके बयान लिखते हैं, राहुल के लिए भाषण लिखते हैं, उनके लिए प्लानिंग करते हैं। राहुल गांधी इस हफ्ते चर्चा का विषय रहे हैं हाइड्रोजन बम को लेकर और अपनी सुरक्षा में लापरवाही को लेकर। राहुल गांधी लगातार इस विषय पर भी बात करते रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पूरी देश में, पूरी दुनिया में चर्चा में आ रहा है। इस तरीके के जो नारे और इस तरीके के जो स्टेटमेंट आते हैं, निश्चित तौर पर उस पद को, इतनी बड़ी पार्टी के नेता को थोड़ा सा उसकी छवि को तो धूमिल जरूर करते हैं। सोचने की आवश्यकता है राहुल गांधी को भी और कांग्रेस पार्टी को भी। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों के खिलाड़ी देखने के लिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप सब जरूर आइए, कमेंट्स के जरिए हमें बताइए आप किस तरह की खबरें देखना चाहते हैं। बिहार पर हमारी तैयारी पूरी है। बिहार की हर खबर अमर उजाला.com पर, यूट्यूब, फेसबुक, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगी। बहुत शुक्रिया।